अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, क्वारंटीन ट्रांसमिशन जारी है और वही नुकात याद रखने चाहिए। अपने आप को घर तक महदूद रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक, और समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना चाहिए। आज वफाक ने तो नए रेगुलेशंस निकाल लिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वफाक और सूबे एक ही सफ़े पे क्यों नहीं खड़े हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करने की इजाज़त दे दी गई है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की तोसी हो गई है 31 मई तक। पंजाब में भी लॉकडाउन की तोसी हो गई है 31 मई तक। पंजाब में 4 दिन काम करने की इजाज़त दे दी गई है, इस्लामाबाद में 5 दिन। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इस तरह की पाबंदी नुमायां नहीं होती। और सिंध सूबे में कल कल से 5 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दे दी गई है। शराजी साहब, सूबों के राग अपनी तरफ, वफाक कहीं और जा रहा है। देखते हैं जनाब, हम बार बार इस शो पे कह चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, लेकिन क्या इन पॉलिसी में मामूली सा 19-20 आपको नजर आता है? देखिए, मेरा ख्याल में इमरान खान साहब अगरचे बड़े जमहूरी आदमी हैं और वो इस बात का क्लेम भी करते हैं और बार बार रियासत मदीना का जिक्र भी करते हैं, और जिस रियासत के अंदर वो फरमाते हैं कि खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ एक यहूदी केस लेके गया काजी की अदालत में, और वो केस वो जीत भी गया। तो गोया कितना फेयर प्ले था। इस तरह की रियासत की वो एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन लगता ही है कि जब इजलास होते हैं, जब मुशावरत का अमल होता है, तो उसमें वो जमहूरी रवैये हमें कोई नज़र नहीं आते। लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग प्रोविंसेस के अंदर बैठे हैं, बिलखसूस पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे लगता है कि इजलासों में खुल के अपनी राय का इजहार नहीं करते, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बात कर रहे होते हैं उस वक्त वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन बाद में जो उनकी असल दिल की बात होती है, वो या कम अज़ कम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो फैसले करने होते हैं, फिर उनकी अनाउंसमेंट हमें कहीं ना कहीं मीडिया पे नज़र आती है। तो यही हुआ है मेरा ख्याल में। जब काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने कहा कि इस लॉकडाउन को नरम करना चाहिए, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस इजलास के बाद मीडिया पे नमदार हुए और उन्होंने कहा कि जो हम लॉकडाउन को नरम करने जा रहे हैं, कारोबार खुलने जा रहे हैं, शॉप्स ओपन होने जा रही हैं, 5 दिन कारोबार होगा, 2 दिन नहीं होगा, शहरी से लेके 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन उससे अगले दिन फिर आपने क्या देखा? खुद पंजाब की हुकूमत, फयाज चौहान साहब, उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो मीडिया पे नमदार हुए। उन्होंने कहा है कि जी हम गुजारिश करें कि मरकज़ से कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे लॉकडाउन की कैफियत को बरकरार रहना चाहिए। और फिर आज के दिन आपने देखा है, खुद वफाकी दारुल-हुकूमत जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, वहाँ की इंतज़ामिया ने यह ज़रूरी समझा कि इस लॉकडाउन को गोया के ईद के बाद तक 31 मई तक बरकरार रखना चाहिए। नहीं रखा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही हुआ फिर उसके बाद पंजाब के अंदर, कि वहाँ पे भी कहा गया कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए 30 मई तक, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही खबरें सुनने को मिल रही हैं। और इससे पहले जो उनके इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो वो भी इसी तरह का फैसला कर चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल में ये आप बात करें कि आप सिंध को हद पे तनकीद बनाते रहे हैं मुसलसल कि जी लॉकडाउन लॉकडाउन, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लॉकडाउन में तवालत जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकती, हमें बहरहाल कारोबार खोलने पड़ेंगे, कोरोना से तो लोग नहीं मरेंगे, कहीं गुर्बत से ना मर जाएं। तो मैं समझता हूं कि जब आप इस तरह की डिस्कशंस करने बैठते हैं, तो खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ लोगों को सुनना चाहिए, और फिर बाद में इस तरह की हजीमत का सामना ना करना पड़े। अब देखें ना, मतलब इस वक्त आपकी विजडम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये लोगों की जिंदगियों का मामला है जिसमें आपने फैसले करने थे। तो बेहतर ये था कि आप उस वक्त एतमाद देते सूबाई क़यादतों को कि भाई खुल के बात करें, घबराने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अगरचे मैं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, लेकिन अगर आपकी बात के अंदर कोई मंतिक है, कोई लॉजिक है, और आप कुछ स्टेटिस्टिक्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी बात को सुना भी जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली फैसले भी होंगे। लेकिन असद बदनसीबी के लोग, एक तो ये है कि सियासी मसलत का शिकार होते हैं उन इजलासों में, इस बात के खौफ से कि कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी पार्टी का सरबरा नाराज ना हो जाए, खोल के बात नहीं करते। और फिर प्राइम मिनिस्टर भी लगता ही है कि कोई इस तरह के रवैये का इजहार करते हैं कि लोग
कहीं ना कहीं खौफ का शिकार हो जाते हैं, और फिर बड़ी कैंडिड वे में जो एक बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और यही वजह है कि डे फर्स्ट से गोया के 26 फरवरी से लेके आज अगर हम 10 मई के दिन बैठे हैं, तो यही हम रोना रो रहे हैं मीडिया के अंदर कि एक बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल है, और उस कन्फ्यूजन के अंदर अजीब व गरीब फैसले लिए जा रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो अब कर्व है वो बजाय फ्लैट होने के या नीचे आने के वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम तो कल भी ये बात कर रहे थे कि अब अगरचे ये कहा गया है कि लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो लोग बाजमात उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे। तो मुझे फिर लगता है कि जो हमारे तिब्बी माहिरीन जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, खुदा न खास्ता वो सच साबित ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी जो फैसला हुआ है उसको लेके भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कल या परसों जब काबीना का इजलास है, उनको उसके बाद इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ को और तिब्बी माहिरीन के मशवरों को लेके अगर सूबों ने कुछ फैसले किए हैं तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, और लोगों को भी चाहिए और ताजर बिरादरी को भी चाहिए और दीगर तबकात को भी चाहिए कि वो इन हुकूमतों के साथ खड़े हों, और ताकि खुदा न खास्ता हम किसी मुसीबत का शिकार ना हो। जो दूसरा जाविया है शिराजी साहब वो ये है, और शायद मीडिया उसको इतनी तरजीह नहीं दे रही, हम डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसी शो पर दिखा चुके हैं, एयर कर चुके हैं, जिसमें वो कह रहे हैं बार बार कि जी ये खतरे की घंटी है, ये इस तरह मत करें, लॉकडाउन को ईज मत करें। लेकिन दूसरा एंगल यही है, और लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये बहुत पॉपुलिस्ट एंगल है और इसका सेहत से ताल्लुक कोई नहीं है, और मईशत एक मटीरियल चीज़ है, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप अभी से देख लें, क्राइम में जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाहौर में भी, कराची में भी, जो एक तरह की डिससैटिस्फैक्शन की लहर हर जगह पहुंच चुकी है, जो एटीएम्स पे अब स्टिक अप हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये साथ साथ कुछ रुझान हैं, उन ट्रेंड्स का आपको मुकाबला करना होगा। और ये जो सारा एक सेगमेंट है जो कि कोरोना वायरस से सख्त उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको आपने फैसिलिटेट करना है। बेशक वो एहसास प्रोग्राम के जरिए हो, बेशक वो IMF के जरिए हो, जो भी आपने करना है जनाब, वो आपको फिस्कल लचक चाहिए होगी कि इस तबके को ज्यादा दबाव में ना डाला जाए। नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय होनी भी नहीं चाहिए। इस सारे मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर रियासत को लेनी पड़ेगी, और रियासत ने ही बुनियादी तौर पे सबको लुक आफ्टर करना है। अगर आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की या बाकी इदारों की बात करें, उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, ना उनके पास इतने बड़े वसाइल हैं कि वो एक लंबे अरसे तक, क्योंकि अब तो असद ये भी बातें हो रही हैं कि ये पेंडेमिक की सूरत हाल अभी बड़ी तवील चलेगी। खुदा न खास्ता ये बातें दुरुस्त हम कहते हैं कि साबित ना हो, लेकिन अगेन इस खदशे का इजहार तो किया जा रहा है कि ये शायद इसका दौरानिया 1 साल भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उस सूरत में तो रियासत को इनिशिएटिव लेने होंगे। वो तो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं उनको भी लुक आफ्टर करना होगा, वो ताजर बिरादरी हो, छोटे कारोबार हों, दीगर मामलात हों, हर मामले के अंदर हुकूमत को स्ट्रेटजी अपनानी होगी, अपनी उसको वज़ा करनी होगी। अब उसमें ज़रूरत इस बात की है कि एक इंक्लूसिव अप्रोच हो, गोया कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, जब आपको सियासी जमातें भी कह रही हैं कि आप एक इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं, आपको लीड करना चाहिए और उनका इनपुट हाजिर है, आप जो भी फैसले करेंगे उनको ऑनर किया जाएगा। इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को, हेल्थ सेक्टर के लोगों को, दीगर लोगों को मिला के आपने बैठना है और बैठ के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपने इवॉल्व करनी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि 2-3 महीने के लिए इस सारे मामले को आपने देखना है, तो ये भी एक बड़ी गजफहमी होगी, बड़ी एक पुअर अप्रोच होगी। मैं समझता हूँ कि अगले 1-1.5-2 साल के अपने आप को आप स्ट्रेटेजाइज करें कि आपने मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उन क्राइसिस को आपने कैसे मीट करना है। मुल्क के अंदर खुदा न खासा फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाए। अब तो बातें ये भी हो रही हैं, असद के टडी दल के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं, उसको भी आपने देखना है। खुदा न खास्ता एक तो पेंडेमिक है, साथ में वो अगर ऐड हो गई तो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। 22 करोड़ लोगों के लिए अनाज को मेक श्योर करना, उसके लिए आपने एक मनसूबाबंदी करनी है। फिर मईशत का पहिया चलता रहे, उसके लिए आपने
एक मनसूबाबंदी करनी है। छोटे ताजर जो हैं बेचारे, जिनके कारोबार 2 3 4 महीने बंद रहेंगे, उनके पास वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आपने उनको कैसे प्रोवाइड करने हैं? आप क्या उनको जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आपने एक्सपोर्ट्स को कैसे मेंटेन करना है एक मिनिमम लेवल पे? आपने इंपोर्ट्स को कैसे कर्टेल करना है? तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे महाज हैं जिनके ऊपर हुकूमत अकेले नहीं लड़ सकती। इसके लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा। और ये जो एक मतलब एक रिवायती पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर है कि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो दीगर जमातों से आप डिस्टेंस चले जाते हैं और एक इल्ज़ाम तराशी का जो कल्चर चल पड़ता है। मैं समझता हूँ कि अब सिचुएशन इस तरह की सियासत की कोई स्पेस नहीं है उसके अंदर। आपने इसको थोड़ी देर के लिए शेल्फ करना है, इसको आपने अलमारी में रख देना है और आपने एक बड़े खुले दिल के साथ सबको साथ लेके बाहों में बाहें डाल के तो आपने आगे बढ़ना है। अगर ये पॉलिसी ना अपनाई गई तो खुदा न खास्ता हमारे लिए जो डिजास्टर्स हैं असद, उनके अंदर इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हमें इन चीज़ों को बड़े तहम्मुल के साथ देखना चाहिए ताकि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो। वैसे इसमें कोई शक नहीं है शराजी साहब, मैं इस हद तक इस हुकूमत के साथ ज़रूर सिंपैथेटिक हूँ कि जब से वो इन ओहदों पर फायज हुए हैं तो मुस्तकिल एक क्राइसिस की मुल्क भर एक 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 कैफियत रही है, एक ट्रेंड रहा है। आप आए तो एक इक्तिसादी बहरान था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आप बात कर रहे थे बैंक्रप्सी की, उसके बाद फिर साथ में एक इंतहा पसंद मंसूबा नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जरिए आपको देखने को मिला, कश्मीर की एनेक्सेशन हुई। उसके बाद ये इतनी ज्यादा कोशिशें की गई कि पाकिस्तान के आप सरहदों को इन्फ्रेंच करें, फिर उसको मीट किया गया फरवरी में। अब ये तीसरा एक ऐसा बहरान आया जो कि ना कोई आपको साइंटिस्ट बता सकता था, ना कोई इकोनॉमिस्ट आपको बता सकता था। एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक जो कि पिछली बार शायद 1914 1915 में कुछ ना कुछ देखा था, लेकिन इस तरह नहीं, कोई दुनिया भर इस तरह नौयत कभी कभी उस तक नहीं पहुंची, उस नहज तक नहीं पहुंची। तो मुस्तकिल क्राइसिस ही रहे हैं शराजी साहब। उस हद तक आई थिंक आदमी हमदर्द हो सकता है। सही सही, इसमें कोई शक नहीं है कि शदीद बहरानी कैफियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है और हम समझते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वो बेहतर अंदाज में मैनेजमेंट कर भी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो उन एरियाज़ को अब उस तरह फोकस भी नहीं कर पा रहे। वो टैक्स रिफॉर्म्स हो, वो रियासती मशीनरी के अंदर रिफॉर्म्स हों, या दीगर इदारों को ठीक करने के हवाले से जो उनकी एक टास्क फोर्सेज अपना काम करके बैठी हैं, बहुत सारा पेपर वर्क मुकम्मल हो चुके हैं। अब एग्जीक्यूशन का मरहला आ गया था कि जिसके ऊपर जाके उन्होंने चीज़ों को प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करना था। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहरहाल कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और जो माजी की हुकूमतों में एक फ़र्क है, वो ये है कि एक विजन के साथ आए हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। उस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देर सवेर के ऊपर ज़रूर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इमरान खान का विजन बड़ा क्लियर है। वो समझते हैं कि इस मुल्क को तब्दील होना चाहिए, स्टेटस को बहरहाल टूटना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो कार्टल्स बनाते हैं, जो कीमतों को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, जो अपने मफाद में पार्लियामान से कानून साजी करवाते हैं, कम अज़ कम इस तरह के माफियाज का खात्मा होना चाहिए और मुल्क के अंदर सही मानों में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। 2 साल का अरसा हो गया है, हम ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने या उनके कुछ करीबी रफ़ाका ने इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी कानून साजी कराई हो कि जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर हम उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। रादर उनको तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपने जो बहुत करीबी दोस्त थे, अगर किसी हवाले से वो चीनी स्कैंडल हो या कोई और मामलात हों, तो अगर उनका नाम आया तो इमरान खान ने कम अज़ कम किसी किस्म की कोई सियासी मसलत का जो है वो शिकार नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के नाम एक्सपोज भी किए गए। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो भी आप आगे बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन जब आप इक़्तिदार में होते हैं असद, तो कहा यह जाता है कि आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपोजिशन की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होती। जैसे 18वीं तरमीम का ही आप एक तरह से एग्जाम्पल ले लें।
अगर सही आप कह रहे जब तक अपोजिशन की सपोर्ट नहीं ले पाएंगे तब तक टू थर्ड मेजोरिटी नहीं होगी, और जब 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो मुल्क के अंदर नई कानून साजी नहीं हो सकती। तो हमें कहीं ना कहीं फिर थोड़ी सी लचक भी दिखानी पड़ती है ताकि मामला को आगे ले जाया जा सके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिराजी साहब, और इससे भी शायद अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेटस को हराना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वो ही कुव्वतें आपके दाएँ और बाएँ ना बैठें अहम काबीना के इजलास में, और आपसे इतनी शायद कुर्बत भी उनकी नहीं होनी चाहिए। इसी पर वक़्फ़ा लेंगे, अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ लीडरान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा सर कि मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडरान का कहना है कि हमारे कुछ लीडर्स हैं जिनके मुतालिक एक फहरिस्त तैयार की जा रही है, उन पर भी नैब रेफरेंसेस करेंगे, लेकिन हमारा जो नज़रिया है उससे हम दूर नहीं जाएंगे। साथ में ये भी कहा कि मालम जब्बा, बीआरटी, चीनी आटा के जो सारे स्कैम हैं उन पर भी कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा। फवाद साहब, आपके करीब ये क्या क्या राय रखते हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून का कोई नजरिया तो है नहीं, और ये कहना कि हम अपने नजरिए पे कायम हैं, वो क्या नजरिया है वो हमें भी नहीं पता। क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि जी वो हमारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है। वो भी अभी शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि हमें क्यों वज़ीर आज़म नहीं बना रहे और वो हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, और हमेशा यही लड़ाई रही है PMLN की। तो नजरिया वगैरह तो कोई इशू नहीं है PMLN का। दूसरा ये है कि इस वक्त चूंकि ये डिसीजन मेकिंग में कोई है नहीं, पीपल्स पार्टी चूंकि सिंध में गवर्नमेंट में है तो लिहाजा वो वहां से रिप्रेजेंट हो जाती है, वो दे आर इन द गेम। तो PMLN इस वक्त एक उनके वो ऐसे बच्चों की तरह है जो कि रोजाना तालाब में पत्थर फेंक के खुश होते हैं। तो इनको रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए कि जिससे उनकी लीडरशिप थोड़ी रेलिवेंट हो। लेकिन फ्रेंकली इस वक्त PMLN की पॉलिटिक्स जो है वो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में उनकी कोई अहमियत नहीं है। अभी तो देखना यह है कि उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स कहाँ सेटल डाउन होती है। PMLN की लीडरशिप कौन होगी, उनका आगे मरियम नवाज जो है वो उनको लीड करेंगी या शहबाज शरीफ लीड करेंगे, खकान अब्बासी करेंगे या ख्वाजा आसिफ करेंगे। तो पहले वो एक इंटरनल ग्रुप्स की लड़ाई सेटल होगी तो PMLN किसी एक्सटर्नल मतलब उस बात करने की या पोजीशन लेने की उसमें होगी। अभी तो वो अपनी अपनी अंदरूनी लड़ाई में बहुत घिरे हुए हैं। और चौधरी साहब इनफैक्ट वो तो जो नैब का किरदार उसके ऊपर भी सवाल उठाते रहे, लेकिन अब तो आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ भी ये फरमा रही है कि ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हम तो कहेंगे कि ये हुकूमत की जानिब से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो अब तो ये कह सकते हैं कि बहरहाल इस इदारे के किरदार के ऊपर अब जो सवाल उठ रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कोई जान नजर आती है। देखिए, ये बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये इदारा तो बनाया ही फ्रेंकली पीपल्स पार्टी PMLN और फिर PMLQ ने था। ये PTI का बनाया हुआ इदारा तो है नहीं। इसके चेयरमैन से लेकर के नीचे चपड़ासी तक एक भी अपॉइंटमेंट कोई PTI की तो नहीं है, ये तो इन्हीं पार्टीज की अपॉइंटमेंट्स हैं। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर 2 महीने पहले जब ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई थी तो आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी पार्लियामान की जिसमें पीपल्स पार्टी PMLN और हम लोग शामिल थे, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। उसमें हमने कहा कि आप इस तरह करते हैं कि इस लॉ को तब्दील करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट से कुछ अमेंडमेंट्स पास कराई थी, हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। PMLN ने कहा जी नहीं, हमने एक अलहदा अपना एक ऑर्डिनेंस तैयार करना है, लॉ तैयार करना है, वो हम मुश्तरका तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी से मिल के तैयार करेंगे और फिर हम गवर्नमेंट को देंगे, आप वो उसके ऊपर फिर गौर करें। अब वो 3 महीने गुजर गए हैं, अभी तक PMLN की कोई तजवीज़ जो है ना पीपल्स पार्टी को मौसूल हुई है ना हमें मौसूल हुई है। तो पहली बात तो यह है कि अपने दौरे हुकूमत में आप कोई चेंजेस नहीं आपने लाई। अब जब आपके पास मौका था फिर आप कुछ जो है वो आपने नहीं किया। तो खाली ये तो नहीं हो सकता कि आप हर बात के ऊपर सिर्फ रोना शुरू कर दें और कहें ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, जब मौका है तो आप पता हो कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं।
अच्छा फवाद साहब, जो आटे की इंक्वायरी थी, चीनी की इंक्वायरी थी, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया था कि 25 अप्रैल के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो ये बात भी मंजिल तक पहुंचेगी। अब जो कमेटी है उसने खुद कहा, कमीशन ने, कि इसको आप ताख़ीर कर दें, हमें कुछ टाइम चाहिए। तो इसका नतीजा देखने को मिलेगा। शायद खकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और असद उमर साहब को खुद कमीशन के सामने पेश होना चाहिए, क्योंकि जो फैसला था वो असद उमर साहब ने ही किया था, जो फाइनल डिसीजन थी एक्सपोर्ट की। किस तरह देखते जनाब? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की साबिका मीडिया टीम ने जिस तरीके से पेश किया, वो मुनासिब नहीं था। और उसमें लगा कि हम वो जहांगीर तरीन साहब को टारगेट किया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उससे वो बात उल्टी हुकूमत पे आ गई। हालांकि 80% सब्सिडी जो थी वो तो PMLN के दौर में जो है वो शुगर मिलों को दी गई थी। अब शुगर मिलों का एक पूरा सिस्टम है, वो उसको आप माफिया कह लें, उसको आप कार्टेल कह लें, या उसको आप एक बिजनेस का एक पूरा एंटरप्राइज कह लें। अब ये इसको में बात यह है कि ये जो इंक्वायरी हुई है वो पहला हिस्सा उसका पब्लिक हो गया है। दूसरे के लिए FIA कोशिश कर रही है, वो सारी फोरेंसिक उसको करेंगे, वो उसको देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो लोग जानते हैं करीब से, उनको एग्जैक्टली पता है कि अगर कोई उनका करीब तरीन दोस्त भी इन्वॉल्व होगा, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इसमें किसी तरह की कोई वो इसमें रुकावट डालेंगे। जो एजेंसी को दे दिया गया है, अब उनकी आगे मर्जी है, वो कब दें, वो आज दें, कल दें, उसके मुताबिक जब भी वो देंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी शिराजी तो साहब। चौधरी साहब, पेंडेमिक को लेके बात करें तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का तो नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। काबीना ने भी यही कुछ फैसला किया। लेकिन अब देखते हैं कि दो सूबों में जहां पे आपकी बराह रास्त हुकूमत है, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा या फिर आपके तीसरे इत्तेहादी बलूचिस्तान के अंदर, हर जगह पे बाहर लॉकडाउन 30 मई तक एक्सटेंड हो रहा है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव कहाँ गया? और दूसरा, जो आप सिंध पे बार बार सर तनकीद करते हैं कि शायद वो इस लॉकडाउन की बहुत ज्यादा फेवर में है, तो वो भी लगता नहीं है कि अब उस तनकीद में कुछ जान बाकी रह गई है? देखिए, ये जो फैसला है ये बड़ा एक मुश्किल फैसला है। अब कल रात को अगर आप देखें तो जो 5 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है, ग्लैक्सो स्मिथ ये ग्लैक्सो वाले हैं, फिर इन्वोयो है, उसके बाद रोश है, नोवारेटिस है, ये जो इनके जो R&D बजट्स हैं वो पाकिस्तान से बड़े हैं। तो ये कंपनीज कह रही हैं कि अगले साल सितंबर से पहले इस वैक्सीन का, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जो है उसका एक मास उसकी प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। इस साल के आखिर तक, नवंबर दिसंबर तक हम इसकी जो है वो बना लेंगे। जनवरी फरवरी में इसका प्रोटोटाइप बनेगा और सितंबर अगले साल जाके ये मास प्रोडक्शन होगी। अब इसका मतलब यह है कि आपको पूरा 1 साल बल्कि 1.5 साल जो है वो इस वायरस के साथ गुजारना है। और वो क्या आप मुकम्मल कर्फ्यू लगा के गुजार सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप मुकम्मल खोल के चला सकते हैं और बिजनेस एज यूजुअल होगा? आंसर इज नो। लिहाजा गवर्नमेंट को रोजाना एक इवॉल्विंग सिचुएशन के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। NCOC एक इदारा है, उसके अंदर तमाम सूबे रिप्रेजेंटेड हैं, तमाम जो मुतल्लिका महकमे हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं, और वो आके ये बात करते हैं कि वो फैसला करते हैं कि क्या करना है, उसके मुताबिक जो है वो फैसले जो हैं वो हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक गवर्नमेंट की जो हैंडलिंग है इस क्राइसिस की, इट्स फार बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। और अल्लाह की भी इसमें जाहिर है कि बड़ी मेहरबानी शामिल है कि उस तरह से स्प्रेड जो है यहाँ पे नहीं हुआ, इस रीजन में उस तरह से स्प्रेड नहीं हुआ। तो अगर ये अल्लाह की मर्जी शामिल हाल रहे और जो हमारी पॉलिसी चल रही हैं कि और भी इस तरह 2-3 महीने 4 महीने कामयाब हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम एक नॉर्मेलिटी की तरफ, निस्बतन नॉर्मेलिटी की तरफ आ सकें। अच्छा, आखिर में फवाद साहब, ऑपोजिशन का कहना है कि 18वीं तरमीम को नैब ऑर्डिनेंस के साथ बिल्कुल गलत तरह से जोड़ा जा रहा है। क्या कोई इम्कानात हैं, चाहे नैब के कानून में तरामीम लाने के या 18वीं तरमीम को अमेंड करने के? देखिए, मेरी इस पे तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी वाज़ेह बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर हमने एहतसाब के ऊपर ही बार्गेन करना है तो फिर हमें हुकूमत में आने की जरूरत नहीं थी, हम घर बैठते।
तो उसके ऊपर तो वो बिल्कुल क्लियर है। जहां तक 18वीं तरमीम है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है डेवोल्यूशन का, जहां पर वफाक से सूबों को डेवोल्यूशन हुई है, इसके ऊपर कंसेंसस है, तमाम पार्टी समझती हैं ये बिल्कुल सही है। दूसरा हिस्सा है जहां पे आप इसकी जो कोऑर्डिनेशन है, फॉर एग्जांपल हेल्थ की कोऑर्डिनेशन है प्रोविंसेस से, एजुकेशन की कोऑर्डिनेशन है प्रोविंसेस से, वहां पे प्रॉब्लम्स है। तीसरा जो जिसका 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वो है एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले इसहाक डार ने, मिफ्ता इस्माइल ने और फिर अपना शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, और अब भी ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा आई वुड से कि बड़ा प्रिवेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए वफाक जो है उसका सबसे बड़ा खर्चा है कर्जों की वापसी का। अब वो कर्जे चारों सूबों में खर्च हो रहे हैं, लिहाजा सूबों को शेयर देना चाहिए उन कर्जों की वापसी में। इसी तरह से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ चारों सूबों तक जाते हैं, उनका बर्डन जो है वो वफाक से सूबों को शेयर करना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डिफेंस है वो भी पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, और वो भी सिर्फ इस्लामाबाद या वफाक का मामला नहीं है, लिहाजा उसमें भी सूबों को शेयर देना चाहिए। तो ये 3-4 एरियाज हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक डेवोल्यूशन है सूबों को, वो बिल्कुल सही है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि सूबों का जो निज़ाम है उसमें इस्लाहात लानी चाहिए। आर्टिकल 140A नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को पैसे नहीं गए जो कि जाने चाहिए। और थोड़ा सा वक्त है, तो मेरा ख्याल में एक सवाल मैं चाहूंगा। चौधरी साहब, आप अगर से फरमा रहे हैं कि नून लीग का कोई नजरिया नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके एक रहनुमा जो इस वक्त लंदन में बैठे हैं वो तो कहते हैं कि वो नजरियाती हो गए हैं अब, तो अब उनकी वापसी के बारे में भी अब आपकी बड़ी तवील खामोशी है, ना तो उनका इलाज हो रहा है, ना आपने जो बरतानिया की हुकूमत को खत लिखा, क्या जवाब आया, क्या आप चाह भी रहे हैं कि वापस आए ना आए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि दरपर्दा फिर 18वीं तरमीम में कुछ जो आप तरमीम करने जा रहे हैं उस पे कोई ले दे होगी और फिर एक थोड़ी सी ढील मिल जाएगी कि हाँ बिल्कुल आप लंदन में रहें, कोई नहीं, और सिर्फ इस मामले में हुकूमत को सपोर्ट करें? देखिए, आपका जो खदशा है वो उस पर वजन है, क्योंकि माजी में यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, और हमने देखा है कि जो नवाज शरीफ के साथ तो स्पेशली जब भी हुआ वो डील के जरिए उनको दोबारा गवर्नमेंट्स में जो है वो आई हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी पीपल्स पार्टी ने भी यही किया है। लेकिन इस वक्त फ्रेंकली जो ज़्यादा, और आपको तो पता है मेरी पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी कि उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए, और उनसे जब हमने बाहर भेज के एक्चुअली जो पाकिस्तान में कि बड़े लोगों के लिए और कानून है और दूसरे लोगों के लिए और कानून है, वो जो तासुर है वो कायम हुआ, और हमारा वर्कर बड़ा नाराज है इस बात के ऊपर। पीटीआई के लोग जो है वो इस फैसले को ऊपर जो है वो खुश नहीं है। एहतसाब के अमल के ऊपर भी को बहुत ज़्यादा लोग मुतमईन नहीं है। हम समझते हैं कि जो केसेस हैं उनको कंक्लूजन की तरफ उस तरह से नहीं पहुँचाया जा सका जिस तरह से पहुँचाया जाना चाहिए। लेकिन अब जो उनकी वापसी है उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा मसला ये है कि तमाम गवर्नमेंट का फोकस जो है वो कोविड के इस वक्त है, और उस तरफ इतना कोई लोग जो हैं वो भी कीन नहीं है। जो आई वुड से द पीपल हु मैटर वो अभी उस पे कोविड के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन आना तो उनको फौरी तौर पे वापस चाहिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी पर वक्तेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ एक इशू पर बात करेंगे जिसको अक्सर एक लाइट टोन में लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत अहम मसला है, एक बहुत संजीदा मसला है। शराजी साहब, यूनिसेफ की रिपोर्ट का कहना है कि इस लॉकडाउन की वजह से, या जो भी आपने कोरिलेशन कॉजेशन की बात करनी है, 50 लाख बच्चों की पैदाइश होगी, और ये भी मीम बन गया है, ये सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पे, और बहुत ज़्यादा लोगों को हंसी आ रही है। लेकिन याद रहे शराजी साहब के 60 की दहाई में आपने शायद आपका पहला फैमिली प्लानिंग का मंसूबा था अयूब खान साहब के दौर में, उसके बाद आपने इस पर कोई काम नहीं किया। 1947 में कोई 37 मिलियन थे आप, 40 मिलियन थे। अब आपकी जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ अवाम है। आप दुनिया में 6th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। आपने इस चीज को दुरुस्त करना है। बेशक आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, उन्होंने फीमेल हेल्थ वर्कर्स को ना सिर्फ हर गांव भेजा, वहां लोगों को आगाह किया कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। इधर आपके वसाइल कम हैं, लोग आपके बढ़ते जा रहे हैं। जब तक
हुकूमत वक्त इसको अव्वलीन तरजीह नहीं देगी तो आप एक बहुत बड़े एक डेमोग्राफिक वाले आप एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल असद, अगरचे मुल्क की मईशत बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो फिर यही जो बड़ी तादाद में आबादी है ये आपके लिए एक सरमाया की शक्ल इख्तियार कर जाती है। उसके लिए टर्म जो इकोनॉमी में यूज़ होती है वो ह्यूमन कैपिटल की टर्म यूज़ होती है। और आपके पड़ोस में चीन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद का मुल्क है, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन वो आबादी वहाँ के एसेट के तौर पे एक वो तरीकाकार काफी सख्त है। शराजी साहब, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच होना चाहिए शायद। लेकिन हमारे, मैं तो मीशत के साथ इसको जोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान की मीशत में तो वो सकत ही नहीं है। देखा जाए तो यहाँ की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे रोजगार के मौके नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बड़े इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जब और ऐड होंगे, लेकिन इस मखसूस माहौल के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि जब 50 लाख बच्चों का एडिशन होगा तो बुनियादी तौर पे जिस स्ट्रेस के अंदर ये माएँ रह रही हैं और जिस स्ट्रेस के अंदर ये इन बच्चों को जन्म देंगी, क्योंकि जैसे अभी पहले सेगमेंट में भी बात हो रही थी कि अगले 1-1.5 साल तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी, तो जब ये सूरत हाल बरकरार रहेगी तो इसके साथ असद एक स्ट्रेस का एलिमेंट भी बहरहाल बरकरार रहेगा। ये स्ट्रेस जहाँ पे दीगर लोगों को मुतासर करेगा वहाँ पे माओं को और नए आने वाले बच्चों को भी करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ का इशू भी क्रिएट हो सकता है इससे। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत क्या कुछ कर सकती है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़े एग्जाम्पलरी किस्म के इकदाम लिए जाएंगे, लेकिन ज़रूर है कि बहुत बड़ा इशू है, इस इशू को देखना चाहिए और इससे जो रेलिवेंट इदारे हैं हमारे उनको ज़रूर इस मामले पे एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जब इस माहौल के अंदर कुछ नए जो है वो आबादी के अंदर इजाफा होगा उसको किस तरह बेस्ट वे में मैनेज किया जाए, उनके हेल्थ के इशूज़ को देखा जाए, माँ के और बच्चों के बिलखसूस, और फिर आगे चल कर तो जाहिर सी बात है इनको कैसे हमने एक सोसाइटी के अंदर इनका एक हिस्सा बनाना है, वो तो बाद के मरहले हैं, लेकिन पहले इस माहौल के अंदर उनका इस दुनिया में आना और फिर उनके जो हेल्थ के इशूज़ हैं उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, खुदा बेहतरी करे। मैं तो कुछ ज़्यादा इस हवाले से पूरी उम्मीद नहीं हो सकता, आप अगर हैं तो ज़रूर इसका इज़हार कीजिए। नहीं जनाब, मैं तो कहता हूँ पूरी उम्मीद हमेशा होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी एक ये पॉपुलेशन वेलफेयर की वजारत होगी जो कि हर 10 साल एक पैगाम निकालेगी, एक वो मैसेजिंग कैंपेन करेगी, छोटा खानदान परवरिश आसान, ये मसला इतना सिंपल नहीं है। सब जो सारे शोबे हैं उनको इस चीज़ पर यकजहत होना होगा। एजुकेशन से इसका ताल्लुक है, तालीम से इसका ताल्लुक है, मईशत से इसका ताल्लुक है। और जिस तरह इन शोबों में आपके इंडिकेटर इंप्रूव होते जाते हैं तो पॉपुलेशन भी आपकी कम से कम होती जाती है। तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड आपको पॉलिसी रखनी होगी, लोगों को आगाह करना होगा, ये इस तरह की बातें आपको करनी होगी। और जो आप हमेशा प्रेशर में आ जाते हैं बाकी लोगों से, उस प्रेशर में नहीं आना होगा। आपके सामने नताइज वाजे हैं, बांग्लादेश के नताइज वाजे हैं। बांग्लादेश में जब आप एक मुल्क हुआ करते थे, उनकी पॉपुलेशन आपसे कई ज्यादा थी, लेकिन मैसेजिंग के जरिए, इकोनॉमिक्स के जरिए, पॉलिसी के जरिए उन्होंने अपना मसला दुरुस्त कर दिया। तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है शराजी साहब, जितने हमारी पॉपुलेशन में जिस तरह इजाफा हो रहा है, हमारी मईशत उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारे वसाइल उतने हैं नहीं। तो बेहतर होगा कि हुकूमत वक्त इसको वो तरजीह दे जो उसको देनी चाहिए थी 60 की दहाई के बाद से, लेकिन ये फिलहाल गफलत का शिकार रहा है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाजत दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।